वेलकम बैक। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से लेज़र को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा, बेसिक्स अबाउट लेज़र देखा, क्या मेन कंपोनेंट्स थे वो देखा हमने। और वहाँ पे हमने उस लेक्चर को वाउंड अप किया था विद द क्वेश्चन कि क्यों इतना टाइम लगा कि लेज़र का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ लेजिंग, आपको 1916 में पता चल जाता है बाय सर आइंस्टाइन। और जो फर्स्ट वर्किंग लेज़र बना है वो 1960 में बना है, दैट इज़ रूबी लेज़र। तो इसके साथ हमने वहाँ पे छोड़ा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पता करने की कोशिश करेंगे कि इतना टाइम गैप, इतना टाइम इंटरवल क्यों आया है कि आइडिया आपके पास पहले है और लेज़र बनने में इतना टाइम लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसी टॉपिक का जो नाम है वो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, क्योंकि ये आइडिया किन्होंने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। तो एक बार से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है, क्या आइडिया था। उन्होंने कहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन अगर करना है तो सिर्फ दो प्रोसेस कौन कौन से, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन। सिर्फ ये दो प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है, एक थर्ड प्रोसेस भी वहाँ होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने दिया था स्टिमुलेटेड एमिशन। तो देखिए दोबारा से एक बार देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। मान लो कि आपके पास दो एनर्जी लेवल है, नीचे वाले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है E1 है, अपर स्टेट को आपने E2 एनर्जी से डिनोट किया है। यहाँ पे एक कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है और इंसिडेंट फोटोन इस तरीके से आता है कि उसकी एनर्जी इक्वल है इन दोनों एनर्जी लेवल के गैप के इक्वल, है ना। उसको एच न्यू लिखे या एच बार ओमेगा लिखे, सेम बात है। तो जैसे ही ये फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ से एक फोटोन एब्जॉर्ब हो गया और आपने क्या किया है, बाहर से किसी फोटोन को इंसिडेंट किया है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या फिर कहें एब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन तो पॉसिबल नहीं है, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। तो एब्जॉर्प्शन बोलोगे तो भी वो अंडरस्टूड ही रहेगा कि आप स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो ये तो था एब्जॉर्प्शन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था कि हर एक जो एनर्जी लेवल है, हर एक स्टेट है, उसका अपना लाइफ टाइम होता है जो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड ऑन एन एवरेज इतना होता है। इतने लाइफ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी एक्साइट हो जाएगा और वापस से अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो इतने एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट एक फोटोन रिलीज करता है। ये फोटोन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाता है। तो इस ऐसा अगर प्रोसेस होता है, अपने आप ये हो रहा है, तो ऐसे एमिशन को हम कहेंगे दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। और थर्ड जो उन्होंने आइडिया दिया था टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उनका आइडिया था कि मान लो ऐसा हो कि आपका इलेक्ट्रॉन समहाउ एक्साइटेड स्टेट में है और अभी उसका लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक फोटोन इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वो फोटोन इसके इन्फ्लुएंस में आए, इस इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में आए। अगर ऐसा होता है तो वो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, डी एक्साइट हो जाता है। एक फोटोन ऑलरेडी हमने इंसिडेंट किया था जिसकी एनर्जी एच न्यू थी, और क्योंकि ये डी एक्साइट हो रहा है तो वो इस एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट एक फोटोन रिलीज करेगा जो फिर से अगेन क्या है, एच न्यू होगा। और ये दो फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कल भी हमने डिस्कस की थी क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होंगे, सेम एनर्जी होगी, सेम फेज होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगी। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, मान लो कि ये तीन प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान के चले द एनर्जी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अपर स्टेट इज N2 एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लोअर स्टेट इज N1। तो N2 को मैंने क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट या फिर कहें स्टेट 2, ठीक है। और N1 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है, नीचे वाले स्टेट की ये पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्योंकि तीन तरह की प्रोसेस है तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे विच आर आइंस्टाइन कोफिशिएंट। फर्स्ट कोफिशिएंट, जब भी आप स्टिमुलेटेड बात करें तो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करोगे B से, अगर आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे A से। तो स्टिमुलेटेड दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, पहला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में ट्रांजिशन हो रहा है लोअर लेवल टू अपर, यानी 1 to 2। तो पहला कोफिशिएंट होगा 1 to 2, B1 to 2। ये क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और स्पॉन्टेनियस के लिए जो कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं वो ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि एमिशन हो रहा है तो सेकंड लेवल से हम किस में आ रहे हैं, फर्स्ट लेवल में आ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे A21, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में आ रहे हैं। ये क्या होगा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। स्टिमुलेटेड प्रोसेस है तो अगेन जो कोफिशिएंट होगा उसको आप रिप्रेजेंट करोगे बी से, और कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम, सेकंड से फर्स्ट में, तो 2, 1। ये क्या होगा आपका, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, दिस आर दी कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन यहाँ पे लिखिए, इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रेट ऑफ ट्रांजिशन इक्वल हो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन क्या हो आपके, इक्वल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन तो एक ही तरीके से हो रहा है, वो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, है ना, एक ही तरीके से हो रहा है, बट जो एमिशन है वो दो तरीके से हो रहा है, एक तो हो रहा है स्टिमुलेटेड, दूसरा हो रहा है स्पॉन्टेनियस। तो जो रेट होगी वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी। अब देखिए, अगर आप ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन अगर लिखें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रॉन आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू टू, 1 to 2। इससे क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है अपर लेवल की वो इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे चेंज ऑफ dN2/dt इसके इक्वल होगा। ये किस किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो जो कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया है एब्जॉर्प्शन को, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, उस पे डिपेंड करेगा। और आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आपने क्या डिफाइन किया, B12, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी रेट, B12 पे डिपेंड करेगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कहाँ से जा रहे हैं हम, फर्स्ट लेवल से जा रहे हैं तो इस लेवल की पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, उन्हीं की उसी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और कितने इलेक्ट्रॉन आते एक्साइट हो गए। तो नंबर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा जिस लेवल से जा रहे हैं। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंसिडेंट फोटोन आपने यहाँ पे किए हैं, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे लाइट आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, कोई सोर्स आपने लिया है, उनमें से उन सभी फोटोन्स में से कितने फोटोन ऐसे हैं जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। और उस टर्म को हम डिफाइन करेंगे उसकी डेंसिटी से, विच इज़ रो ओमेगा, न्यू कहो या ओमेगा कहो एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फोटोन एट फ्रिक्वेंसी ओमेगा, या फिर कहें एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम एट फ्रिक्वेंसी ओमेगा, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस पे भी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट रेट जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ गई है उसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन का मतलब है एमिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, सेकंड से जब हम फर्स्ट में आ रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे R21, और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि एमिशन की वजह से जो पॉपुलेशन है सेकेंड लेवल की वो डिक्रीज हो रहा है, वो डीपॉपुलेट हो रहा है, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे dN2/dt। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, अब देखिए एमिशन दो तरीके से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या हो रहा है, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो इसके लिए है, इसके लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया था A21 करके, तो A21 पहला आ गया हमारे पास। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड लेवल जो कि है N2। क्या यहाँ पे रो ओमेगा लिखे, आना चाहिए यहाँ पे रो ओमेगा। रो ओमेगा क्या है, वो डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है ना विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा। अब ये तो अपने आप हो रहा है, हमने कोई बाहर से फोटोन इंसिडेंट नहीं किया है इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपने रो ओमेगा नहीं लिखना है। अब ये तो था आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अब स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर बात करें, दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहाँ पे आपने, क्योंकि हमें पता है कि एमिशन दो तरीके से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, तो स्टिमुलेटेड के केस में अगर इस इक्वेशन को लिखे तो क्या आएगा, पहली बात तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन विच इज डिफाइंड एज B21, तो क्या आ जाएगा आपका B
1, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है ना, एमिशन हो रहा है, इनटू में एनर्जी पॉपुलेशन ऑफ सेकंड लेवल जो कि आपने बताया है N2 से, इनटू में क्या आएगा, रो ओमेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में आप बाहर से इंसिडेंट कर रहे हैं फोटोन, और आपको वहाँ से ये डिटरमाइन करना है कि कितने फोटोन हमारे ऐसे हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी न्यू है या फिर ओमेगा है, ठीक है, उस एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब हमने कहा था इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में जो रेट होंगी हमारी R12 मस्ट बी इक्वल टू R21। अब दोनों रेट को यहाँ से फर्स्ट और हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है उनको इक्वेट कर देंगे, वी गेट B12 N1 रो ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू A21 N2 प्लस B21 N2 रो ओमेगा। हम यहाँ पे रो ओमेगा की टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, A21 N2 इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आए, B12 N1 रो ओमेगा माइनस B21 N2 रो ओमेगा। रो ओमेगा को यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो रो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, A21 N2 ओवर B12 N1 माइनस B21 N2, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगर आप थ्रो आउट N2 से डिवाइड कर दें, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले इसको, तो हमारे पास जो रो ओमेगा है वो क्या आ जाएगी, रो ओमेगा इज इक्वल टू A21 N2 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, दिस टर्म बिकम B12 इंटू N1 ओवर N2 माइनस B21। अब यहाँ पे हमें A21 B1 B और A कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए, और प्लस में आपको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ N1 ओवर N2 भी आपको चाहिए। तो ये रेशियो निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है विच इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उनके अकॉर्डिंग जो एनर्जी पॉपुलेशन है किसी भी एनर्जी लेवल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, द पॉपुलेशन ऑफ एनी एनर्जी लेवल इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट ओवर KBT माइनस E ओवर KBT। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है अपर लेवल की N2 है, तो N2 इज प्रोपोर्शनल टू E रेज़्ड पावर माइनस एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज E2 ओवर KBT। है KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। N1 को भी सिमिलर मैनर में लिख सकते हैं, N1 इज ई रेज़्ड पावर माइनस E1 ओवर KBT। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं N1 ओवर N2, क्या आ जाएगा, दिस बिकम ई रेज़्ड टू पावर माइनस E1 ओवर KBT डिवाइडेड बाय ई रेज़्ड पावर माइनस E2 ओवर KBT। और क्या लिख सकते हैं इसको, N1 ओवर N2 इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगी आपकी, माइनस कॉमन भी ना ले तो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 ओवर KBT। और इनिशियली हमने डिफाइन किया था दैट आवर E2 माइनस E1 इज एच कट ओमेगा या एच न्यू, तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी ई रेज़्ड टू पावर एच बार ओमेगा ओवर KBT। तो N1 ओवर N2 रेशियो को हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं, ई रेज़्ड टू पावर एच ओमेगा ओवर KBT। ये रिप्लेस करने के बाद आपके पास रो ओमेगा क्या आ जाएगा, A21 ओवर B12 इंटू ई रेज़्ड टू पावर एच बार ओमेगा ओवर KBT माइनस B21, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दिस इज द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन। अब क्योंकि हमें पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किसने एक्सप्लेन किया था, प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो एनर्जी डेंसिटी उन्होंने बताई थी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी उन्होंने जो बताई थी वो किसकी इक्वल थी, दिस डेंसिटी इज इक्वल टू एच बार ओमेगा क्यूब ओवर पाई स्क्वायर C क्यूब इंटू 1 ओवर ई रेज़्ड टू पावर एच बार ओमेगा ओवर KBT माइनस 1। और हम सेम ही प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही सोल्व कर रहे हैं इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन की है फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो प्लैंक्स की कैलकुलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू A21 ओवर B12 ई रेज़्ड टू पावर एच बार ओमेगा ओवर KBT माइनस 1। तो यहाँ सॉरी माइनस 1 नहीं, माइनस B
B21। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, दैट द कोफिशिएंट B12 एंड B12 एंड B21 मस्ट बी इक्वल। अगर आप इसको थ्रो आउट B21 से डिवाइड कर दें, देखिए इस इक्वेशन को थ्रो आउट B21 से डिवाइड कर दें तो A21 ओवर B21 डिवाइडेड बाय B12 ओवर B21 इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, e⁻h⁻ ओमेगा ओवर KBT एंड -1। तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 कब होगी, तो इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास एक सिचुएशन आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में B12 मस्ट बी इक्वल टू B21। B12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B12 इज रिप्रेजेंटिंग, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, फर्स्ट लेवल से, ग्राउंड से अपर लेवल में जा रहे हो। ग्राउंड से अपर लेवल में जाने के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B21, यानी अपर लेवल से आप लोअर लेवल में आ रहे हैं। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम your coefficient of absorption must be equal to coefficient of stimulated emission। absorption जो है emission के इक्वल होगा, तभी ये इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगी। और क्या रिलेशन आपकी यहाँ से निकल के आ रही है, देखिए अगर इन इक्वेशंस को अगर हम ये कर देते हैं B12 इक्वल टू B21, तो जो ये इक्वेशन है कैंसिल आउट हो जाएगी और एक इसको आप B से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि एक ही कोफिशिएंट है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ही है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ही है, एक ही कोफिशिएंट। तो A21 को अगर हम A से रिप्लेस कर दें तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, h⁻ ओवर पाई स्क्वायर C³ इंटू 1 ओवर e⁻h⁻ ओवर KBT -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A21 ओवर B, ठीक है, डिवाइडेड बाय e⁻h⁻ ओवर KBT -1। ये दोनों इक्वेशन इक्वल कब हो सकती हैं, व्हेन A21 ओवर B इज इक्वल टू h⁻ ओवर पाई स्क्वायर C³। A21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A21 इज फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड B इज फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, यहाँ पे क्या था, B21 फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ से जो हम ये तो आपके आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आ गया, जो हम आर्टिकल का जो हमने नेम दिया था, दैट द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, ये आ गया। अब यहाँ पे हम जो आर्टिकल की शुरुआत की थी क्वेश्चन से की थी कि क्यों हमें इतना टाइम लगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर है। अब देखिए अगर आप A21 को लिख दें h⁻ ओवर पाई स्क्वायर C³ इंटू बी मान लो आपने डिटरमाइन कर लिया, तो यहाँ से ए जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। और ए किसको बता रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन को बता रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि लेज़र होने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। इट मीन्स the stimulated emission has to win over the spontaneous emission, तभी आपका लेजिंग एक्शन हो सकता है। स्टिमुलेटेड प्रोसेस होना चाहिए, और ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और वो किसके इक्वल है, ओमेगा³ के। और जिस रीजन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन को ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पूरे स्पेक्ट्रा में देखें तो हमारे पास यहाँ पे रेंज कैसे होती है, ये हो गया मान लो रेडियो वेव हो गया, देन आपका आता है माइक्रोवेव, देन आपका आता है IR, देन विजिबल रीजन UV, और उसके बाद एक्स रेज, देन गामा रे। और यहाँ पे अगर आप विद फ्रिक्वेंसी ये बताएं तो ये इस तरफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर कहें इस तरफ जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखिए कि फॉर एक्सरे इट इज़ वेरी टफ टू ओवरकम द स्पॉन्टेनियस एमिशन विद स्टिमुलेटेड एमिशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा बहुत लार्ज है एक्सरे, तो एक्सरे लेज़र बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और अगर माइक्रोवेव रीजन की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव रीजन का ओमेगा स्मॉल है, तो इट इज़ ईजिएस्ट टू मेक मेज़र, जो कि हमें पता ही है कि लेज़र से पहले क्या आया था, मेज़र। तो सिर्फ इस सिचुएशन को कम करने में हमें इतना टाइम लग गया कि आप स्पॉन्टेनियस एमिशन को
ओवरकम नहीं कर पाए, क्योंकि लेज़र होने के लिए जैसे मैंने अभी भी बताया कि स्टिमुलेटेड एमिशन हैज़ टू विन ओवर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आइंस्टाइन कोफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या मेन कंपोनेंट है लेज़र के। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट ऑफ लेज़र को डिटेल में डिस्कस करेंगे।